रघुनाथ जी महाराज जिन्होंने 40 दिन की तपस्या गर्मी में इस जेठ के महीने में की, यहाँ पर सभी मौजूद जितने भी पंथ के महाराज जिन्होंने अपना जीवन इस सनातन धर्म के लिए समर्पण किया है, धरवाई गांव के सभी और आसपास गांव के सभी, मेरे से बड़े उम्र के, मेरे साथ के, मेरे से छोटे सभी भाइयों को, बुजुर्गों को मेरी तरफ से राम राम। ये इस गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि जिस दिन ये मेरे से मिलने के लिए आए थे तो मैंने सबसे पहले एक ही बात ये, क्योंकि इन्होंने जब परिचय हुआ सबका तो यही बात आई कि ये सरपंच है, ये पूर्व सरपंच है, ये पूर्व सरपंच है और ये भी पूर्व सरपंच है। तो सारे के सारे जितने सरपंच और पूर्व सरपंच एक साथ जहाँ पे जाते हैं उस गांव की उन्नति ज़रूर होती है और उस गांव का भाईचारा सबसे बढ़िया होता है। नहीं तो गाँव में लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं सारे के सारे, वो उसकर वो उसकर। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम जिस समाज में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस देश के अंदर जीने लग रहे हैं उसमें भाईचारे के साथ जिए। भाईचारा अपने जीवन के अंदर सबसे अमूल्य चीज़ है और शांति के लिए, शांति हमारे जीवन में सबसे अमूल्य है कि जिसमें आराम से रात में नींद आवे, जो दिन में अपना खुश रहे, उससे बढ़िया जीवन किसी का नहीं। तो ये आज के जीवन में भागम भाग, दौड़ धूप सारे के सारे लगे हैं, क्यों पहले की ठाली रहा करते तकरीबन शहर में, गाँव में तो ये भी थोड़ा बहुत चले गया था नहीं तो शहर में तो ये फोन ऐसा पकड़ा रखा हाथ में, जो ना कोई आदमी लुगाई से बोलता, ना लुगाई को आदमी से बोलती, ना बालक बोलते आपस में। ये सारे के सारे चटपट चटपटी सब लगे रहे और 1 घंटा अगर ये बंद हो गया तो जी लिगड़ जाए। तो ये जो भाईचारा है जिसके अंदर हम भी याद करते हैं, हमारे जो बचपन के जो दिन थे वो सारे के सारे हम लोग देखा करते आपस में बोलना, बैठना, खेलना, कूदना, वो चीज़ें अब धीरे धीरे खोने लग रही है। क्योंकि देश समाज जब उन्नति करने लग रहे हैं तो हमारे लिए साधन जो हैं उसके लिए अब हम कमाने लग रहे हैं। आज हम कमाने किसके लिए लग रहे हैं? सिर्फ अपने साधनों के लिए। रोटी तो उतनी चाहिए आज भी, 4-5 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये की रोटी में काम चल जाए सबका, लेकिन वो खर्चा जो और बढ़ रहा है, किसी का गाड़ी का बढ़ गया, किसी का मोटरसाइकिल का बढ़ गया, किसी का LED, किसी का फोन का खर्चा, किसी का पढ़ाई का खर्चा। किसी वो हमारे टाइम में 10 पैसे पढ़ाई हुआ करती, फीस लगा करती है और मेरे ख्याल में ये मेरा को नहीं 1000 लग गए, किसी का 2000 लग गए, फीस बड़ी रहे। तो हम जो आज कमाने लग रहे हैं वो कमाने लग रहे हैं अगली चीज़ के लिए, और फजूली जो बात है अलग चीज़ जो है उनके लिए। इस गांव से योगेश भाई ने बताया जिस प्रकार से जो जुड़ाव रहा, मेरा जो राजनीतिक जीवन है वो 97 में मैंने स्टार्ट किया था। तो 97 में हमने एक रैली निकाली थी दहेज के खिलाफ, क्योंकि मेरा जो राजनीति में आने का कारण था वो था कि समाज सेवा करके किसी समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको हम मिटाएं, और उसको मिटाने के लिए योगेश भाई ने बताया कि यहाँ से अपना वो करता है कि मेरे ख्याल में पंडित जी के नाम था बंदा हाँ, शांति नगर में रहा। तो हमने उस टाइम में 97-98 में स्टार्टिंग में आया था गाँव, और गांव में सबसे निवेदन करके गया था कि भाई आप लोग जो दहेज के खिलाफ हम कार्यक्रम चला रहे हैं उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। उस वक्त भी साथ दिया। फिर 99 में हमने एक यात्रा निकाली, उसमें साथ दिया। 2001 में हमने 2000 में मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था, NSY का प्रदेश अध्यक्ष बना था। उस समय भी लगातार जो जिस प्रकार का मेरा संघर्ष रहा, उस संघर्ष में इस गांव की तरफ से जब जब मैंने योगदान मांगा वो मिलता रहा। लगातार 30 साल हो गए, लगभग 28 साल हो गए मेरे राजनीतिक जीवन को। उस राजनीतिक जीवन को इतने साल के बाद में आज इस कलम में ताकत आई है। आपके भाई का, आपके बेटे के पास में पावर है। इस पावर का जिलाध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि पार्टी भारतीय जनता पार्टी सब लोगों के लिए बगैर क्षेत्रवाद के, बगैर भेदभाव के काम करने वाली पार्टी है, और वो पार्टी चाहती है कि हम अपने प्रकार से कि अगर किसी प्रकार की किसी भी गांव के अंदर, किसी समाज के अंदर कोई समस्या है उसको दूर करने का हम काम करें।
हमारा काम है, मोदी जी का, नायब सैनी जी का, ये सिर्फ एक ही काम है कि देश किस प्रकार से तरक्की करे और समाज किस प्रकार से एकता के साथ रहे, और समाज के अंदर जो गरीब व्यक्ति है, जो आखिरी पंक्ति के अंदर व्यक्ति है, उसको हाथ पकड़ के हम किस प्रकार से उठाएं और उसको उस समाज की जो विचारधारा जो चलने लग रही है निरंतर उसके अंदर जोड़ें। ये विचारधारा के साथ ये पार्टी काम करने वाली है। आप सब लोगों ने देखा होगा 11 साल पहले की सरकार जो थी, क्योंकि आज हम 11वें साल में मोदी जी का प्रवेश है, 11 साल हो चुके हैं मोदी जी को, और उस कड़ी में हमने एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर शुरू कर रखा है और वो हम अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि 11 साल में क्या किया है। कई बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता है, और कई बार जनता जागरूक है, उनको सब पता होता है, लेकिन याद दिलाना भी जरूरी हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो व्यवस्थाएं 11 साल पहले थी और जो व्यवस्था मोदी जी के कार्यकाल में देश ने दुनिया के अंदर अपनी कितनी बड़ी साख बनाई है। हम ये अपने भारत माता को, अपने जो जन्मभूमि है इसको भारत माता बताते हैं। सबसे पहले अपने परिवार का विकास करते हैं, और परिवार हमारा भारत देश है। उस भारत देश की तरक्की के लिए, क्योंकि आज अगर थोड़ा स्वार्थ के वशीभूत होकर के हम अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन परिवार हमारा देश भी है, और उस देश के लिए जो सोचते हैं देश तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे। आज व्यवस्थाएं इस प्रकार की हो गई हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये देश, पहले जब बताया जाता था 2000 साल पहले की सोने की चिड़िया है, 1000 साल पहले जब मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ उसके बाद में धीरे धीरे लूटपाट मची यहाँ पे, आज उस परिस्थिति में फिर से जाने लग रहा है कि सोने की चिड़िया बनने लग रहा है भारत देश। आज पूरी दुनिया के अंदर 2 महीने पहले तक 5वीं आर्थिक शक्ति था, ये 4थी आर्थिक शक्ति हो गया है। मतलब सारी दुनिया के अंदर जो सबसे अमीर देश हैं, उन अमीर देशों में भारत का नाम 4थे नंबर पर आ गया है, जिसकी आर्थिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा बड़ी है। ये भारत ऊपर 3-4 देश रह रहे हैं, लेकिन मोदी जी का लक्ष्य है कि 2029 तक हम इसको तीसरी आर्थिक शक्ति बना देंगे, और तीसरी के बाद फिर 2-3 बच जाएंगे, ये अमेरिका और चाइना, इनने भी लपेटे में ले लेंगे। क्योंकि हमारा देश, हमारी जो पार्टी है वो काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, और जो दूसरे लोग जिनका राज पहले हुआ करता वो सिर्फ एक चीज़ खातर काम कराया करते, वो आपा दफी लूट मची रहा करते, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। आज यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्था है। मेरी पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकता कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहाँ पर मैं जिला अध्यक्ष आज हूँ 3 साल के लिए, मेरे पास जिला अध्यक्ष कौन बनेगा मैं नहीं बता सकता, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा ये नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं कि कौन बनेगा। जो अच्छा काम करने वाला होगा उसको मौका दिया जाता है, जो जनता की आवाज़ जहाँ से नीचे से निकल के आती है उसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये व्यवस्थाओं की पार्टी है, और जो दूसरी पार्टी है उसका तब नबेरा सारे ने कूड़ा लूट खसोड़ और आपस में जो है गुटबाजी सारी चीज़ें वे हैं कि उनको कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा बहुत जरूरी होती है। जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर राजनीतिक जीवन में अपना योगदान देने लग रहे हैं, आप सब लोगों को पता है 1947 से पहले देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितने लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस चीज़ के लिए बलिदान नहीं किया कि हमारी कोई विचारधारा नहीं है और हम इस प्रकार से चलते रहें। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो कार्यकर्ता है, वो लोग हैं कि जो अपना जीवन देने लगे, जो अपना जीवन अपने विचारधारा के अंदर आकर के समर्पण कर देते हैं कि मेरे को कोई, अगर इस प्रकार के कार्यकर्ता आप लोगों ने सुना भी होगा हमारे हैं कि जो अपना जीवन पूरा बलिदान करके परिवार को छोड़ देते हैं और देश की तरक्की में लगते हैं। तो मैं आप सब लोगों को इतना ही बात बताना चाहूँगा कि नौकरियों की आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से 11 साल के अंदर हमारी सरकार ने बदलाव किया है। जो हमारे पास MLA MP मंत्रियों के पास भीड़ होती थी, वो आज कोचिंग सेंटरों के अंदर भीड़ है। किसी गरीब का व्यक्ति का बच्चा सिफारिश के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। नौकरी के बदली के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी, किसी को जाने की जरूरत नहीं होती। HKRN के अंदर जो DC रेट पर बालक लागे हैं जितने भी, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होती। वहाँ पर प्राथमिकता दी गई है कि 1 लाख से कम जिसकी इनकम है परिवार की, उसको प्राथमिकता मिलती है, उसके नंबर लगते हैं, सॉफ्टवेयर उसको मैसेज करता है और उसको मैसेज चुपचाप आ जाता है कि आप 3 दिन के अंदर वहाँ पर DC रेट पर ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ पे कोई सिफारिश नहीं है। और वही कार्यकर्ता सारे के सारे हमारी पार्टी के लगे हुए हैं, जिनकी विचारधारा है कि हमें कोई पैसे की भूख नहीं है, हमें कोई नौकरियों की भूख नहीं है, हमें
हमें सिर्फ भूख है तो इतनी है कि उस गर्व के साथ उस पार्टी के अंदर हम काम कर रहे हैं, उस सुनहरे काल के अंदर हम काम कर रहे हैं जहाँ पर ये देश बदलने लग रहा है, ये देश मोदी जी के नेतृत्व में बदलने लग रहा है और देश तरक्की करने लग रहा है। इतिहास के अंदर हम उस बात के गवाह हैं। तो आप सब लोगों से मेरी तो प्रार्थना है, जिस प्रकार से बैठे बैठे मैं कहने लग रहा था, जो कोरोना काल आ गया है इसके लिए भी मेरा सबसे निवेदन है कि फिर से एक बार वेरिएंट बड़ी स्पीड से चलने लग रहा है आज, क्योंकि दूसरी वेव आई थी, उसके बाद में अब ये जो वेव आने लग रही है इसको सारे के सारे लोग, क्योंकि वे 2 जा चुकी तो सारे आराम पे बैठे हैं कि कोई कोरोना को, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। मास्क अगर नहीं बंद है तो कम से कम हाथ मिलाने तो बंद करने पड़ेंगे सब, क्योंकि एक दूसरे के स्पर्श से ये चीज़ें फैलती हैं। तो अपने को इस चीज़ के लिए सावधान रहना है आने वाले समय के अंदर जल्द से। और एक बात योगेश भाई ने बताई थी, डिमांड रखी थी बास्केटबॉल की ग्राउंड की, तो वो आपके बास्केटबॉल का ग्राउंड जो इस योजना में लगभग मान के चलो 3-4 महीने में उसको पूरा करवा देंगे। वो आपकी व्यवस्था है कि आपके बच्चे यहाँ पर उसके अंदर उसका ध्यान दें, उस ग्राउंड के अंदर खेलें। और खेल एक ऐसी चीज़ है, या तो पढ़ लो और पढ़ के योग्यता के आधार पर नौकरी लग जाओ, और या फिर पढ़ाई में ध्यान कम हो तो खेल लो। खेल में भी कंपटीशन है, उसमें भी पहले नंबर पर रहना पड़ेगा। आज के टाइम में जिस चीज़ में भी आगे बढ़ना है तो 1 नंबर पर रहना पड़ेगा। और नौकरी के अंदर आपके खेल के अंदर किस प्रकार की मदद चाहिएगी, आप लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। और 1-2 चीज़ योगेश भाई ने और सरपंच साहब ने और भी बातें रखी थी, वो बात भी BNR से संबंधित जिस प्रकार की बात थी वो भी आपकी पूरी करवा देंगे। और बास्केटबॉल का ग्राउंड है, खेल का सामान है जितना भी, वो खेल का सामान यहाँ पे बास्केट से संबंधित। और दूसरा गेम कोई एक और भी हो, उन 2 गेमों की अपने पास में ये चीज़ें अपने को मिल जाएंगी दोनों की दोनों। और ये ग्राउंड है ये पक्का हो जाएगा, जो तोल पाल लगाने हैं और जगह जो आप ग्राम पंचायत की तरफ से प्रस्ताव आपने बना दिया, ये काम पूरा हो जाएगा। और मेरी किसी प्रकार से मेरे लायक कोई चीज़ है, क्योंकि आपका भाई आपका बेटा 3 साल के लिए जिलाध्यक्ष है, और आगे भी जिलाध्यक्ष मान लो नहीं रहूँ तो और भी कोई ना कोई जिम्मेवारी पार्टी की जरूर है। तो उस पार्टी की जिम्मेवारी के नाते आपके बीच में रहेंगे, और आपके लिए जो काम पर्सनल है, सार्वजनिक है, समाज का है, गांव का है, किसी प्रकार का काम है, निसंकोच आप मेरे को बता सकते हो। आपके लिए उसी वक्त काम होगा। और काम किसी मीटिंग में किसी कार्यक्रम में होगा, फोन नहीं उठे तो रिप्लाई जरूर होगा, और उस काम के बाद आप बताओगे, वो काम पूरा करके भी आपको वापस बताया जाएगा कि वो काम इस प्रकार से है और इस प्रकार से आप आगे जाके मिलो। काम करने के 2 तरीके होते हैं कि एक बार किसी के फ़ोन से कभी काम नहीं होता, काम करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। आप लोग किसी काम के लिए आए हो, चाहे मेरे पास आए हो, चाहे विधायक के पास, चाहे MP के पास, एक बार जाने से नहीं होता, दूसरी बार उसको फॉलोअप करना पड़ता है। और फॉलोअप करने के बाद में देखना पड़ता है कि वो काम उस अफसर ने कराया है कि नहीं कराया, और तीसरी बार भी जाना पड़ता है। आप एक बार कह के और फिर 3 महीने बाद जाकर मिलांगे किसी तरह उनको एक काम बताया था, काम तो आएगा फिर तो उसके लिए थोड़ा सा अपना खुद का भी प्रयास करना जरूरी है। और अगर वो नहीं हो तो दोबारा बताना जरूरी है। तो वो काम हमेशा सिरे चढ़ जाते हैं। ये 2-3 काम तो नौकरियां तो होंगे नहीं, लेकिन और कोई किसी प्रकार का आप काम बताओगे जो जायज़ होगा, वो आपका प्राथमिकता के साथ काम होगा। आप लोगों की सेवा करेंगे। और महाराज के जो चरणों के अंदर हमारी तरफ से जो नमस्कार है, हमारी किसी प्रकार के जो ड्यूटी लगाओ वो पूरी करेंगे। धन्यवाद।